Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you DNA as hereditary material. जो DNA है वही वरासत का मटेरियल है, वही वरासत की इकाई है कि जो ट्रेट्स, जो करैक्टर्स, जो खसूसियात पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होती हैं, डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी वजह से होती हैं? DNA की वजह से होती हैं। इससे पहले तकरीबन 1940 तक ये सोचा जाता था कि जो प्रोटीन है बेसिकली वो क्या होती है? विरासती इकाई है, वो हेरिडिटी मटेरियल है। प्रोटीन्स जो थी, क्योंकि उस वक्त जो स्टडीज़ थी डियर स्टूडेंट्स वो लिमिटाइज थी, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आई, आहिस्ता आहिस्ता उससे पता चला कि जो आपके पास हेरिडिटी मटेरियल है बेसिकली वो क्या है? DNA है। डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था इसने क्या किया? इसने बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe यानी कि नमूनिया के अगेंस्ट इसने वैक्सीन बनानी थी। तो इसने क्या किया? जो आपके पास बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, इसके दो स्ट्रेन इसने लिए। एक कौन सा था? एक वो स्ट्रेन था जिसके बाहर कैप्सूल प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा कि ये बैक्टीरिया है ना, अगर तो बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक कैप्सूल बना लेता है जिसको समटाइम आप ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। तो एस टाइप ने क्या किया हुआ था? अपने इर्द गिर्द यानी कि अपनी बाउंड्री पे क्या किया हुआ था? एक कैप्सूल सिक्रीट किया हुआ था जो किससे मिलकर बना हुआ था? पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये विरुलेंट स्ट्रेन था। ये ऐसा स्ट्रेन था जो पैथोजेनिक था, जो डिजीज़ काज करता था। अब इसके डिजीज़ काज करने की वजह क्या थी? वजह ये थी डियर स्टूडेंट्स, इसका ये कोट जो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं तो ये कैप्सूल ही बेसिकली जब ये ह्यूमंस के अंदर आता था तो ये कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करता था, इसको डिग्रेड नहीं होने देता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये जो एस टाइप है ये ह्यूमंस के अंदर नमूनिया काज कर देता था। और उस वक्त की सीवियर बीमारी थी नमूनिया, जिससे बहुत सारी डेथ्स हुई थी। फिर इसने क्या किया? इसने एक दूसरा स्ट्रेन लिया जो कि म्यूटेंट था। ऐसा स्ट्रेन था जो कार्बोहाइड्रेट का जो कैप्सूल है या जो पॉलीसैकेराइड का कोट है डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं बना पाता था। इस वजह से जो इसकी कॉलोनी होती थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती थी? रफ होती थी। इसके पास वो जीन ही नहीं प्रेजेंट था जो कि क्या बनवाए? इसके ऊपर कैप्सूल बनवाए। इस वजह से इसकी जो कॉलोनी थी पेट्री डिश के अंदर वो रफ आती थी और इसकी स्मूथ आती थी। सो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड रफ टाइप बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है और वी कैन से कैप्सूल नहीं है। तो जैसे ये ह्यूमन बीइंग के अंदर आता था तो क्या करते थे? वो इसको फौरी तौर पर डिग्रेड कर देते थे, जिससे ये बॉडी के अंदर डिजीज़ काज नहीं करता था। तो हमने इसको नॉन विरुलेंट का नाम भी दिया है, और या आप इसको कह सकते हैं कि ये डिजीज़ काज नहीं करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया? एक और तरह का बैक्टीरिया खुद से प्रिपेयर किया जो कि क्या था? नॉन विरुलेंट था। बेसिकली था ये क्या? एस टाइप, बट इसने इसको क्या किया? हीट किल कर लिया। अब ये जो बैक्टीरिया इसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe था, जिसको आजकल हम डियर स्टूडेंट्स निमोनोकोकस का नाम देते हैं। अब इसने किया क्या? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसने एस टाइप ली जो कि विरुलेंट स्ट्रेन था, जो कि डिजीज़ काज करता था। इसने ये इंजेक्ट कर दी माइस के अंदर, और वी कैन से माउस के अंदर, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ? माइस की डेथ हो गई। अब ये डेथ हुई, इसने इसके ब्लड की सैंपलिंग की तो उसके अंदर क्या था डियर स्टूडेंट्स? पॉइजन थी। एंड एज वेल एज उसके ब्लड के अंदर एस टाइप बैक्टीरिया जो थे वो पाए गए थे। उसके बाद इसने क्या किया? ये जो आर टाइप था, आर टाइप लिया और इसको इंजेक्ट कर दिया अगेन से माइस के अंदर, और माइस जो थी वो क्या रही? अलाइव रही। इसके ब्लड के अंदर किसी किस्म की भी पॉइजनिंग नहीं आई। फिर इसने क्या किया? हीट किल्ड एस टाइप लिए जो कि मैंने आपको पहले बोले थे यहाँ पर। बेसिकली जब इसने इसके अंदर ये इंजेक्ट किए
तो दोबारा से जो माइस थी वो अलाइव रही, क्योंकि इसने पैथोजेनिसिटी जो है इसकी उसको क्या किया, हीट के ज़रिए किल कर दिया। अब इसका इफ़ेक्ट माइस के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आया। फिर डियर स्टूडेंट्स इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर मैं दोनों इंजेक्ट करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसने आर टाइप जो कि बजाते खुद क्या था, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, और हीट किल जो है वो भी आपके पास क्या है, नॉन विरुलेंट है। देख लें आप, दोनों में क्या रही है, अलाइव रही है। इसने दोनों को क्या किया, मिलाकर इकट्ठा करके इंजेक्ट कर दिया। अब माइस के अंदर जब ये इंजेक्ट किया गया तो कुछ दिनों के बाद माइस की डेथ हो गई, और ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आर टाइप भी डिजीज़ नहीं कर रही, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जो हीट किल्ड है वो भी डिजीज़ नहीं करती। अगर इनको सेपरेटली क्या किया जाए, इंजेक्ट किया जाए, जैसे मैंने आपको ये करके दिखा दिया। तो ये परेशान हो गया कि इसमें ऐसा क्या हुआ है कि आर टाइप और एस टाइप दोनों बजाते खुद अलग-अलग डिजीज़ काज नहीं करते। जब दोनों को मिला के इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, उसकी डेथ हो गई। अब इसमें यह था कि ये जो आपके पास आर टाइप थे ये लिविंग थे, और ये जो हीट किल्ड थे बैक्टीरिया ये आपके पास डेड थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर नॉन विरुलेंट हैं। जब इसने देखा इसके ब्लड के अंदर तो दोबारा से इसको पॉइजन मिली, और इसमें कौन से बैक्टीरिया पाए गए, एस टाइप। अब ये हैरान हुआ कि मैंने तो एस टाइप इंजेक्ट ही नहीं किए, मैंने तो आर टाइप इंजेक्ट किए हैं और किल्ड एस टाइप इंजेक्ट किए हैं, बट यहाँ पर जो मुझे बैक्टीरिया मिल रहे हैं वो अलाइव मिल रहे हैं। और कौन से अलाइव मिल रहे हैं, एस टाइप मिल रहे हैं। अब ये इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनी। पहले इसका क्या ख्याल था डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास मैंने एस टाइप बेसिकली इंजेक्ट किया है इसके ऊपर क्या था, एक कोट था। पहली बात ये थी, ये कोट क्या कर रहा है, बेसिकली यहां पर देखें ना तो कोट डिजीज कर रहा है। तो इसने यहां पर इस स्टेप में कोट को जो डिजीज का रिस्पॉन्सिबल समझा कि जो कोट है इसकी वजह से डिजीज हो रही है। बट यहां पर क्या हुआ, जैसे ही इसने इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स इंजेक्ट किया तो ये हैरान हो गया कि कोट तो नहीं है, जो आपके पास ये जो कैप्सूल है ये तो नहीं डिजीज़ काज करवा रहा। बेसिकली यहाँ पर कुछ और चीज़ है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई डीएनए का पार्ट हो सकता है, और वही कहने से कोई क्रोमोसोम हो सकता है, जो ये क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, चला जाता है, डेवलप हो जाता है उसके अंदर, और उससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डिजीज़ काज होती है। अब इसमें इसने जो हाइपोथेसिस दिया ये कहता है कि जो आपके पास हीट किल्ड हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर टाइप जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती कोट, तो इसका कहना ये था कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हीट किल्ड बैक्टीरिया से, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से किस में ट्रांसफ़र हुई है, आर टाइप के अंदर, जिसके रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि ये जो आर टाइप है ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एस टाइप के अंदर। कि आर टाइप जो था वो पहले सिंथेसाइज नहीं कर सकता था कोट, लेकिन अब वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, एबल हो चुका है, क्योंकि लिविंग तो यही था ना आर टाइप। ये क्या कर चुका है, एबल हो चुका है कि क्या करे, इसके कोट को बनवाए, कैप्सूल को बनवाए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि वो क्या चीज़ है। प्रोटीन हो सकती है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। तो इस पर जो एक्सपेरिमेंट था डियर स्टूडेंट्स वो किसने किया, कॉलिन मैक्लॉयड ने एंड इसके जो को-वर्कर्स थे इन सब ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की जाए तो हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपना हेरिडिटरी मटेरियल, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, वो दूसरे को देता है, जिसके रिज़ल्ट में जो रेसिपिएंट होता है, जो डीएनए लेने वाला होता है, उसके डीएनए में क्या आ जाती है, अल्ट्रेशन आ जाती है, चेंज आ जाता है। तो आप खुद देखें, ये जो आर टाइप था
इसके अंदर ऐसा डीएनए था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का या पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं बनवा सकता था। बट जैसे ही हमने इसके अंदर हीट किल्ड एस बैक्टीरिया डाले तो कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र हुई जो है क्या है, इसके डीएनए को क्या कर रही है, चेंज कर रही है और इसको एबल बना रही है कि ये क्या बनवा सके, कोट बनवा सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल एंड एज वेल एज विच आल्टर द रेसिपिएंट्स जेनेटिक मेकअप, कि लेने वाले के जेनेटिक मेकअप को भी वो क्या कर दे, चेंज कर दे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉलन मैक्लॉयड था या इसके जो को वर्कर थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इन्होंने यही स्ट्रेन यूज़ किया, आर टाइप एंड हीट किल्ड एस। चूंकि जो पुराना हाइपोथेसिस था उसके मुताबिक क्या था, प्रोटीन को क्या माना जाता था, हेरिडिटरी मटेरियल माना जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इन्होंने ये कल्चर प्रिपेयर किया, इन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ डाली, प्रोटीएजेस डाले। प्रोटीएजेस क्या करते हैं, प्रोटीन को कैटालाइज कर देते हैं, मतलब कि प्रोटीन को ख़त्म कर देते हैं। अब इन्होंने इसको प्रोटीन फ्री बना लिया। ये जो आपके पास आर टाइप एंड हीट किल एस हैं, प्रोटीन फ्री, यानी कि इस कल्चर के अंदर नो प्रोटीन थी। और कितनी नहीं थी डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं 99.98%। फिर इन्होंने इन दोनों को इंजेक्ट किया प्रोटीन फ्री करके। रिज़ल्ट क्या था डियर स्टूडेंट्स, रिज़ल्ट था कि इसके बावजूद जो माइस थी उसकी डेथ हो गई। ये परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि जो आपके पास प्रोटीन है, हमने तो बिल्कुल वो निकाल ली थी, हमने तो हेरिडिटरी मटेरियल निकाल लिया था, चूँकि तब ये प्रोटीन को हेरिडिटरी मटेरियल बोलते थे ना, उसको निकाल दिया, फिर भी डिजीज़ हो गई है, फिर भी डेथ हो गई है। अब इनके लिए ये क्वेश्चन मार्क था। इन्होंने फिर क्या किया डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इन्हीं हीट किल्ड बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने आरएनएजेस डाले। आरएनएजेस ने क्या किया, सिर्फ आरएनए जो थे उनको क्या किया, कैटालाइज किया। और जो आपके पास ये सैंपल था, इसमें अब आरएनए जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, बट स्टिल डेथ हो गई। थर्ड पे इन्होंने क्या किया, जहाँ से पता चल रहा है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनएजेस लिए, जो क्या करते थे, डीएनए को कट करते थे। इस डीएनएजेस ने क्या किया, कट द डीएनए, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही क्या कर दिया, कट कर दिया, कैटालाइज ऑफ डीएनए कर दिया डियर स्टूडेंट्स। उससे क्या हुआ, जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस क्या रही, अलाइव रही, उसमें किसी तरह की जो है पॉइजनिंग नहीं हुई। अब इनका रिजल्ट क्या था कि जब भी हमने ये देखा कि हमने प्रोटीन को रिमूव किया तो फिर भी डिजीज़ हुई, आरएनए को रिमूव किया तो फिर भी डियर स्टूडेंट्स डिजीज़ हुई। जैसे ही हमने डीएनए की कैटालाइसिस की तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, डिजीज़ काज नहीं हुई। तो इनका कहने का मकसद ये था कि जब हम प्रोटीन को ख़त्म करते थे तो कुछ देर बाद दोबारा फिर प्रोटीन बन जाती थी, जिससे डिजीज़ हो जाती थी। इसी तरह से जब हम आरएनए को ख़त्म करते थे तो कुछ देर बाद आरएनए भी बन जाते थे कुछ दिनों के बाद, जिससे डिजीज़ काज हो जाती थी। लेकिन जब हमने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, डीएनए को हमने उसका कैटालाइज किया, उसको फ्रैगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया, तोड़ दिया, उसको नॉन फंक्शनल कर दिया, उससे क्या हुआ कि डिजीज़ काज नहीं हुई। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जब प्रोटीन को ख़त्म किया गया तो प्रोटीन दोबारा से फिर बन रही, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से क्या बन गई, दोबारा से फिर प्रोटीन बन गई। फिर इनका कहने का मकसद था कि हमने जब मैसेंजर आरएनए को ख़त्म किया, कैटालाइसिस की, तो डीएनए से दोबारा फिर क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, क्योंकि मेन फैक्ट्री तो पीछे है। आप कह सकते हैं फसाद की जड़ तो पीछे थी। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे जब इन्होंने डीएनए को ख़त्म किया और वही कैंसर उसको फ्रैगमेंट्स के अंदर तब्दील किया, अब जब डीएनए ही नहीं होगा
तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे नहीं जा सकती, मैसेंजर आरएनए नहीं बन सकता, और मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, जिसके रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेन था ओवरऑल आर टाइप एंड एज वेल एज हीट किल्ड एस बैक्टीरिया जो थे, इनका जो ओवरऑल इफेक्ट था वो क्या हो गया था, ज़ीरो हो गया था, उससे नमूनिया काज नहीं हो रहा था। तो अब इनका लास्ट पे कंक्लूजन ये था कि बेसिकली जो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है वो आपके पास क्या है, डीएनए है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।